आज खास मेहमान के तौर पर आमंत्रित हैं डॉक्टर अमितेंदु शेखर। आप वरिष्ठ न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन हैं उदयपुर में, और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से हम अपने मस्तिष्क का ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड का ख्याल रख सकते हैं, जो कि एक मस्तिष्क का ही एक विस्तार है। डॉक्टर अमितेंदु, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते संजय जी, बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए और हमसे बातचीत करने से मौका देने के लिए। आज हम बात करेंगे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। हमारे जो श्रोता हैं वो पहले से ही समझ रहे होंगे कि बहुत ही गंभीर विषय उठा लिया है और मस्तिष्क और उसकी सर्जरी की जैसे ही बात आती है तो एक ख़ास किस्म का डर या भय हम लोगों के बीच में उपस्थित हो जाता है। लेकिन आपने ही बातचीत में कुछ देर पहले अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि उपचार जो है वो तभी अच्छी तरह से हो सकता है जब डॉक्टर और मरीज के बीच में खौफ खत्म हो जाए, तभी उपचार शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये बात करेंगे, मान लीजिए कोई अगर ऐसी स्थिति हो कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े या डॉक्टर के पास जाना पड़े और जो बीमारी है उसको लेके हम बहुत चिंतित हैं, लेकिन कोई अगर ऐसा पहलू आगे आ जाए कि कोई खौफ नहीं है, ये एक पहलू है कि हमें चलना है, इसमें गुजरना है, लेकिन खौफ के बगैर। तो आज हम बात करेंगे मस्तिष्क और मेरुदंड के लिए जी, जहाँ पे बगैर खौफ और बगैर कोई चिंता ना रखे हुए उसका इलाज। और आमतौर पर सर जो लोग हैं उनके दिमाग में ये होता है कि सर्जरी यानी जो हमारे शरीर की चीर फाड़ है उसके बिना काम हो जाए। तो मरीज़ जो आते हैं आमतौर पर यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई दवाई दे दीजिए, कोई गोली दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, दिन में 20 बार भले गोली लेनी पड़े लेकिन एक बार सर्जरी नहीं करवानी है। तो ये एक जो डर है, एप्रीहेंशन है सर्जरी को लेकर के, वो अब जो नई नई तकनीकें आई है जिसमें इंटरवेंशन थोड़ा सा कम हो गया है और अत्यधिक आधुनिक जो उपकरण आ गए हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, उसके कारण ये जो एक डर है वो कम हुआ है और भरोसा बढ़ा है। बिल्कुल, आपने सही बोला कि आज ऐसी स्थिति है जो ब्रेन और स्पाइन सर्जरी को लेके, क्योंकि ब्रेन और स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड जो मेरुदंड होता है वो हमारे शरीर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है, क्योंकि ब्रेन से हम देख पाते हैं, सोच पाते हैं, सुन पाते हैं, और वही इन्फॉर्मेशन को जो हमारे ब्रेन की तरफ लाते हैं वो लाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड एक हाईवे है जिसके ज़रिए बाहर की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच रहे हैं। ब्रेन मान लीजिए एक सुपर कंप्यूटर है जो सारे सिस्टम्स को, सारे जो इनपुट्स जो मिल रहे हैं उनको प्रोसेस करके हमारे हाथ पैर और हमारे सोच को चलाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था कि एक सुपर कंप्यूटर है दिमाग, मस्तिष्क हमारा, और ये हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है। जो कोई भी सामान्य आदमी, हालांकि अब चूँकि विज्ञान हम हर स्तर पे पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो संदेश भेजता है और उसके अनुसार हमारी जो मांसपेशियां हैं, तंत्रिकाएं हैं, वो संदेश पहुंचाती। बहुत ही जटिल क्रिया है ये, तो इस जटिल प्रणाली के अंदर तक जाने की और समझने की आवश्यकता नहीं है। हम गूढ़ विषय है ये, लेकिन थोड़ा सा समझाएं कि जो हमारा दिमाग है हड्डियों के ढांचे के अंदर, कपाल के भीतर जो सुरक्षित है, वो क्या होता है? क्या ये पूरा एक है या फिर इसके भी अलग अलग हिस्से होते हैं? और फिर इसका जो एक्सटेंशन एक कॉर्ड के रूप में होता है वो क्या है? दिमाग ऐसे एक चीज़ है जो ऐसे देखा जाए एक ही अंग है और उसके कई सारे कंपार्टमेंट हैं। जैसे एक चादर के ऊपर की हिस्से जिसको हम ऊपर का दिमाग बोलते हैं, चादर के नीचे वाला हिस्सा जो है जिसको हम छोटे दिमाग बोलते हैं, और ये दोनों दिमाग के अंदर में एक जो सेल्स रहता है, जो कोश रहते हैं, उस कोश के अंदर में जो करंट की एक्टिविटीज़ चलते हैं वही हमारी जो चेतना है, चेतना की बेसिस वही पे है। तो क्या होता है कि जैसे ये दिमाग अपने आप में मॉडल होते जाते हैं जब हम मातृगर्भ में रहते हैं, उसके बाद जैसे हमारा जन्म होता है उसके बाद धीरे धीरे करके दिमाग के विकास होते हैं। विकास ऐसे होते हैं कि दिमाग में जितना भी, जैसे जो भी भाषा से हम बच्चे से बात करते रहते हैं, बच्चे वही भाषा सीखते हैं। जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनको दिमाग धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं और धीरे धीरे करके सारे प्रोसेस, जैसे आपको पता है कि बच्चे कभी तुरंत जन्म के बाद ही चल नहीं पाते,
एक टाइम लगता है उनको चलने में, बैठने में, बात करने में, बोलियां समझने, बोलने में। वही चीज़ को अगर हम मोटा तरीके से देखें, दिमाग वही चीज़ है जो धीरे धीरे करके अपनी डेवलपमेंट करके अपने एक स्थिति में आते हैं जिसके हम एडल्ट ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन के अंदर में 3-4 मेन जो फंक्शंस होते हैं, एक तो है मेमोरी, दूसरे हैं बोलने की जो समझना और बोलना, तीसरी बात है जो बोल रहे हैं उसको समझ के उसका काम करना। तो ये सारी चीज़ स्पाइनल कॉर्ड, जैसे आपने मेडुला के बारे में बताया, मेडुला ऐसा एक जगह है, ऐसा एक सीट है जिसके ऊपर में पूरे दिमाग बैठे हुए हैं। तो सारे दिमाग के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है, जो भी ट्रांसमिटिंग सिस्टम है, वो मेडुला के ज़रिए ही स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है। और स्पाइनल कॉर्ड से धीरे धीरे एक का दुक्का करके ऐसे कई सारे नर्व है जो हमारी मसल्स को सप्लाई करते हैं और जिसके ज़रिए हमारे हाथ पैर काम करते हैं। एक तरह से हम सरल तौर पे ये समझने के लिए कह सकते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है वो एक तरह से कंप्यूटर का सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। बिल्कुल। वही सोचता है, वही समझता है, वही आपकी सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। असल में देखता भी वही है, असल में सुनता भी वही है, स्पर्श भी असल में उसी को महसूस होता है। बिल्कुल। जैसे आप जो आँख से देखते हैं तो ये आपका भ्रम है, आँख तो वो उपकरण है जिसके ज़रिए दिमाग ही असल में देखता है। तो ये सर मैं जानना चाहूँगा कि हमारा जो दिमाग है आमतौर पर तो ये एक मजबूत हमारे अस्थियों का जो एक ढांचा है, कपाल, उसमें सुरक्षित रहता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या ऐसी दिक्कतें आती है जिससे आपका काम, जो कि बहुत ही जोखिम वाला काम, बहुत ही जिसमें सोफिस्टिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही जटिल काम है, विशेषज्ञता से भरा हुआ है, क्या ऐसी आवश्यकता आमतौर पर पड़ती है जिसमें आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल। तो शल्य चिकित्सा, जो सर्जरी हम बोलते हैं, दिमाग की शल्य चिकित्सा की ज़रूरत तभी होता है, 3 मेन रीज़न से ये हो सकते हैं। एक तो है दिमाग के अंदर में कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रा हो, या तो खून के थक्के हो, या तो कोई गठान हो, या कोई पानी हो जी। जो दिमाग के फंक्शंस को इफेक्ट कर रहा है। यानी आमतौर पर हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी समझते होंगे कि अचानक जैसे खून की किसी नाड़ी में थक्का जम गया, बिल्कुल। तो उस थक्के को कई बार हटाना पड़ता है क्योंकि वो जमा हुआ रहता है, तो ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई खून के जरिए नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़ आपने बताया कि कोई ट्यूमर, हाँ, गठान जो हो गई है और वो बढ़ भी सकती है, और तो उसको भी हटाना ज़रूरी, वरना वो दिमाग के कई हिस्सों पे अपना प्रेशर डालती है। बिल्कुल। और क्या कारण हो सकता है सर? दिमाग के अंदर में पानी रहता है जिनको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। वो पानी का ऊपर नीचे होना, मेनली वो पानी ज़्यादा जमने से भी दिमाग के चारों तरफ जो खून के नलियाँ है, जो नसें है, उसके ऊपर में दबाव आने से वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। जी। ये डॉक्टर अमितेंदु शेखर बताएं कि जैसे कारण के अगर हम जाएं, खून का थक्का तो कई कारण हो सकते हैं, डायबिटिक आदमी है और उसके खान पान में दिक्कतें हैं, जेनेटिक कारण भी होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन जो सर्जरी है वो किस तरह से की जाती है और इन दिनों में इस सर्जरी में क्या क्या ऐसे एडवांसमेंट्स हुए हैं जिससे मरीज़ जो मस्तिष्क की सर्जरी है उसको लगभग वैसे ही समझता है जैसे वो अपेंडिक्स की सर्जरी करवाता है या फिर हर्निया की करवाता है, लगभग उसी श्रेणी की समझने लग जाए। आपकी तो यही इच्छा होगी कि मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान और डर के नहीं आया हमारे पास में। बिल्कुल। तो आप कैसे उनको एश्योर करेंगे मरीजों को? बिल्कुल। तो आज जो जैसे संजय जी जैसे आप बोल रहे थे कि तकनीक और जो टेक्नोलॉजी प्लस एडवांसमेंट जो न्यूरो सर्जरी में हुआ है, उसमें 3 किस्म की एडवांसमेंट हुए जो बहुत दिनों से साइंटिस्ट या जो भी टेक्निकल्स लोग हैं जो ये बना रहे थे मशीन्स, उनका यही सोचना था कि दिमाग के अंदर में खून की नली से जो खून के थक्के जमते हैं वो बहुत ही बारीकी सी है। अगर हमको ऐसा कुछ साधन मिल जाए जिसके ज़रिए हम उसको बहुत ही आँखों के सामने देखने लगे जो ऑपरेशन करने के टाइम पे, और उसको बहुत ही बड़े हो जाए, वो पिक्चर बहुत बड़ा हो जाए, तो वही इन्वेंशन चालू हुआ न्यूरो माइक्रोस्कोप से, जो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में अभी अवेलेबल है माइक्रोस्कोप। उसके साथ में धीरे धीरे करके ये भी बात आया कि अगर हम दिमाग को बहुत बड़े तरह से चीराफाड़ी करके ना खोले, छोटे के छेद से जरिए अगर हम दिमाग के अंदर में चले जाए और दिमाग की नलिया या दिमाग में जहाँ पे खून के थक्के या गठान बैठा हुआ है उसको बारीकी से निकालने का कोशिश करें तो क्या रहेगा। तो उसी के बाद आया है एंडोस्कोप, और अभी जो लेटेस्ट आया है जिसको बोला जाता है एक्सोस्कोप, जिसमें माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप एक ही साथ में मिलते हैं। तो आपको दोनों अलग अलग से करने का ज़रूरत नहीं है, एक ही टाइम में छोटे से छेद से, जिसको हम की होल बोलते हैं, उसके ज़रिए आप दिमाग की गहराई तक जा सकते हो
और जहाँ पे वो प्रॉब्लम है उसको आप सील कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई खून के थक्के जम गए हैं, जैसे मान लीजिए दिमाग के जो बेलून जैसा होता है जिसको हम एन्यूरिज्म्स बोलते हैं, उसको आप क्लीप कर सकते हो, उसको आप कॉयल कर सकते हो, या उसको सील करने का कई सारे तरीके हमारे पास है। जी रही डॉक्टर बात, हाँ जी, रही बात है कि अगर ये ऑपरेशंस के टाइम में अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलते रहे कि पेशेंट का दिमाग अभी कैसे काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पेशेंट को हम बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं, अगर बेहोशी के बगैर हम ऑपरेशन कर पाए, जो एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है जो आजकल उपलब्ध है, बेहोश किए बगैर पेशेंट के साथ बात करते करते ऑपरेशन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं अवेक क्रेनियोटॉमी। कभी कभी पेशेंट के साथ बातचीत करते करते अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पेशेंट के दिमाग के अंदर में इलाज हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक गाइडेड डीप ब्रेन स्टिमुलेशंस। तो ऐसे कई सारे पहलू हैं जो हम बताएंगे। और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अमितेंदु शेखर, वरिष्ठ न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, उदयपुर। डॉक्टर अमितेंदु, आपने जो बात कही बड़ी विलक्षण बात है कि मरीज़ चेतना में रहे, जागृत रहे और उसका ऑपरेशन भी होता रहे, और वो की होल सर्जरी बिल्कुल जैसे वो ताले में जो चाबी जाती है उसमें सारा कुछ दिखता रहे। तो मुझे लगा, मैंने जो एक एनालॉजी बनाई वो ये बनाई कि मरीज़ को ऐसा लग रहा है कि उसका हेयर कट हो रहा है और सारा काम आसानी से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। इतना आसान और सहज हो गया है। तो ये क्या सभी तरह की जो ब्रेन की सर्जरीज हैं, जैसे हमने देखा कि बहुत ही जटिल सर्जरीज होती हैं जिसमें कई घंटे लगते हैं, उनमें भी ये तकनीक अपनाई जा सकती है, या अभी कुछ तरह की जो बीमारियां हैं उनको ठीक करने में ही ये सर्जरी अपनाई जा रही है? देखिए, जो बेहोश किए बगैर सर्जरी हम दिमाग के हर चीज़ में कर सकते हैं, लेकिन उसमें दो पहलू है। पहला चीज़ है कि अगर हम किसी को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन कर रहे हैं तो मरीज़ को ये समझना है कि उस जगह पे जब हम छुएंगे उनको दर्द महसूस नहीं होगा, और उस जगह का फंक्शंस को हम एनालाइज कर पाएंगे, ताकि मरीज़ हमें फीडबैक देते रहे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। अगर उस टाइम में कोई दिक्कत आए तो हम उस स्टेप को तुरंत रोक सकेंगे, और ताकि मरीज को कोई लकवा या ऐसा चीज़ ना आए। लेकिन बात यह है कि हर चीज़ में ये ऑपरेशन, ये अवेक क्रेनियोटॉमी जिसका मैं बात कर रहा हूँ, ये लागू इसलिए नहीं होता है क्योंकि कई कभार दिमाग को कूल डाउन करने के लिए भी एनेस्थीसिया का ज़रूरत होता है। कभी कभार दिमाग का प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी एनेस्थीसिया का ज़रूरत होता है, और इसीलिए हर पेशेंट में ये पर्टिकुलर ऑपरेशन ये डिसीजन आप लेते हैं कि भाई करना क्या है। हाँ। क्योंकि मरीज एंजाइटी भी होती है, उसको अटपटा लग सकता है कि भाई क्या कुछ खोल रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। बिल्कुल, बता ऐसे रहे जैसे सिर्फ हेयर कट ही करना है, लेकिन अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अमितेंदु, एक चीज़ है कि ये सारी सर्जरीज बहुत जटिल हैं क्योंकि दिमाग इसमें इन्वॉल्व है। हाँ। और आप जब इस बहुत ही विशेषज्ञता से भरी हुई ब्रांच का अध्ययन कर रहे थे तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था, और अभी भी भारत में ये जो मैं कहूँगा कि जो न्यूरो सर्जन्स हैं वो कुछ हज़ार ही होंगे, मुझे लगता है बहुत कम है जो इस स्पेशलिटी वाली जो ब्रांच है उसका काम देख रहे हैं। तो हर दिन आपको कितना सहज लगता है? आपको हर दूसरे दिन या हर रोज़ कोई न कोई सर्जरी करनी पड़ती है, आपके लिए तो बिजनेस एज यूजुअल वाला बात हो गई, लेकिन कई बार आपकी भी बटरफ्लाइज होती हैं स्टमक में कि भाई आज कुछ ऐसी है, और कुछ आप भी गंडा ताबीज़ वगैरह और माला वाला लेके मतलब ईश्वर को याद करते हैं, या फिर विज्ञान पे भरोसा तो है ही, साथ ही आस्था का भी सहारा लेना पड़ता है आपको, कुछ ऐसा? बिल्कुल, मैं ये बात ये बोलना चाहूँगा कि विज्ञान और ईश्वर दोनों का जो मिलन स्थान है वो है मेडिसिन। वाह, क्या बात है! जहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, विज्ञान अपने काम करते हैं और ईश्वर हमें भरोसे में दिलाते हैं कि विज्ञान पे भरोसा करो तभी हमारे पास पहुंच पाओगे। तो जैसे आपने बोला कि हर ऑपरेशन से पहले ज़्यादातर टाइम में मैं अपना ज़िंदगी में जो फॉलो करता हूँ वो है ऑपरेशन को रिवाइज़ करना जाने से पहले। भले ही आप कितने वो ऑपरेशन कर चुके हो, लेकिन फिर भी दिमाग में एक बार पूरे ऑपरेशन को रिवाइज़ करना। कुछ आपको लगे कुछ स्टेप्स देखना है तो आजकल इंटरनेट है, जर्नल्स है, इतने सारे ऑपरेटिंग वीडियोस है, खुद के वीडियोस बार बार देखना, खुद की सेम ऑपरेशंस को वीडियोस को बार बार देखना, जिसमें ज़्यादातर न्यूरोसर्जन ये काम करते हैं और अपने आप को उसका कटिंग एज में रखते हैं। रही बात विश्वास की, हम
हर डॉक्टर, हर न्यूरोसर्जन, हर सर्जन या हर कोई भी डॉक्टर अपने मरीज की भलाई के लिए ही काम करते हैं और सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे हाथ से ये मरीज ठीक हो जाए। और हम भी यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ। तो हम जब ऑपरेशंस में जाते हैं बिल्कुल भगवान को शरण करते हैं और बोलते हैं कि आपका जो हाथ है, आपका जो पेशेंट के लिए जो आपका जो भी आशीर्वाद है वो हमारे हाथ के ज़रिए उनको पहुंचा दीजिए। तो हम सिर्फ एक माध्यम होते हैं जिनके ज़रिए हमारा और पेशेंट में अंतर सिर्फ इसी बात की है, इस विज्ञान को हमने पढ़ा है और पेशेंट जो है वो भगवान का रूप में मैं देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है और भगवान ने शायद उनको बोला है कि इन पे भरोसा करना, ये भरोसा करने के लायक है। तो हमें वो विश्वास को तोड़ना नहीं होता है। इसलिए विज्ञान और भगवान की मेलबंधन मेडिसिन में होता है और ख़ास तौर पे न्यूरोसर्जरी में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। जी डॉक्टर मितेंदु, एक जो चीज़ है कि जो ब्रेन की सर्जरी जो होती है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि ब्रेन ट्यूमर की जो सर्जरी होती है काफ़ी जटिल होती है और इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती है, मरीज़ को आती है। और अगर वो ब्रेन ट्यूमर जो है वो कैंसरस है, गांठ कैंसर वाली है, तो उसकी सर्जरी होती है, उसके बाद में फिर बहुत सारा केयर भी करना पड़ता है। तो आपकी जो स्थिति है, चुनौती वाली स्थिति है, उसमें मरीज़ और उसके जो परिजन होते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की दिमाग की चिकित्सा करवाते हैं, उनके किसी के परिजन को करवानी पड़ रही है, किसी के घर में कोई है, तो रिहेबिलिटेशन में भी इसमें समय लगता है। तो परिजनों का जो योगदान और खुद मरीज की क्या इसमें भूमिका होती है? बिल्कुल। तो दिमाग की कैंसर के बारे में अगर हम बात करें, दिमाग की कैंसर जितने जल्दी डिटेक्टेड हो जाए, मतलब डायग्नोस्ड हो जाए, वही अच्छे होते हैं। तो दूसरी बात है, दिमाग को कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए कोई ऑपरेशंस की ज़रूरत होता है जिसके ज़रिए हम उस ट्यूमर टिश्यू को निकालते हैं। और वो ट्यूमर टिश्यू को कितने हम ज़्यादा निकाल पाए दिमाग के बाकी फंक्शंस को अफेक्ट किए बगैर, जी, वो करना होता है। ये बहुत कारीगरी वाला, आर्टिस्ट्री वाला भी काम है कि आपको वो इससे भी देखने की ज़्यादा दबाव वहाँ नहीं पड़े, वरना आदमी को देखने में दिक्कत आ सकती है, कहीं कोई ऐसा हिस्सा जिससे उसकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। तो अभी जो अवेलेबिलिटी है, रिसेंट जो बेस्ट मैनेजमेंट या जैसे बेस्ट टेक्निक जो अवेलेबल है, उसमें 3-4 चीज़ जो कई सारे साइंटिस्ट या कई सारे न्यूरोसर्जन्स प्लस कई सारे इंजीनियर्स लोग जो सोच के निकाले हैं कि अगर हम दिमाग को गठान निकालते वक्त हमें पता लग जाए कि इसमें क्या कैंसर्स के जर्म्स है और उस जर्म्स को मारने के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही अगर हमें एक रेडिएशन देने वाला कोई साधन मिल जाए, तो हम दिमाग को जैसे ही गठान निकालते हैं तुरंत हम उसको रेडिएशंस दे सकते हैं, जैसे हमारे पास वो बायोप्सी का रिपोर्ट आ जाए। तो अभी जो लेटेस्ट जो आए हैं पिछले 1 साल में, जो अभी हमारे पास अवेलेबल है पूरे दुनिया में, वो है जो माइक्रोस्कोप से हम ऑपरेशन करते हैं, उसी माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम पूरे ट्यूमर टिश्यू को एसेस करके बता पाएंगे कि उसमें कैंसर की जर्म्स है कि नहीं। अगर ऑपरेशन के टाइम पे हमें पता लग जाए कि उसमें कैंसर की जर्म्स है, तो हमारे पास रेडिएशन देने का पोर्टेबल रेडिएशन मशीन्स रहते हैं और सीधे सीधे एक टॉर्च लाइट की जैसा एक टॉर्च डाल के उसको हम रेडिएशंस दे सकते हैं। जी, और ब्रेन ट्यूमर का ये एक हमारा जो बातचीत का विषय आया, सर इसमें क्या हर बार आप छोटे से की होल सर्जरी से ही ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी तो संभव नहीं हो पाती होगी, आपको उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे व्यापक सर्जरी की आवश्यकता शायद पड़ती होगी। तो जैसे आपने कहा कि पहले तो सेल का पता लगा लिया जाए कि भाई इसमें कैंसरस है या नहीं है, और अगर है तो फिर आपकी क्या रहती है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, किस तरह से रहता है, और जितना जल्दी हो जाए उतना सुविधाजनक रहता है। इसमें भी कुछ एडवांसमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें मोर्टेलिटी को हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि हर ब्रेन ट्यूमर में जैसे हम की होल नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ नेचुरल ऑरिफिस है, जैसे हमारा नाक है, नाक के ज़रिए हम ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। और कुछ ऐसे ट्यूमर है जो मैलिग्नेंट हो या ना हो, जिसको हम नाक के ज़रिए जाके ही बिना चीरा-फाड़ी करके निकाल सकते हैं, जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो ट्यूमर्स होते हैं ज़्यादातर टाइम में नाक के ज़रिए ऑपरेशन संभव होते हैं। तो उसके लिए जटिल सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे तो अपने आप में ये जटिल काम है, लेकिन उसको दिमाग को खोलने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल नहीं। दूसरी बात है, कुछ ऐसे गठान हैं जो मान लीजिए कान के पीछे बैठे हुए हैं और जहाँ पे दिमाग को बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं,
तो उनको पूरे गठान को निकालने के लिए आपको दिमाग का कुछ हिस्से खोलने का ज़रूरत होता है, पूरे दिमाग खोलने का ज़रूरत नहीं होता है। और उसके ज़रिए हम एंडोस्कोप, जिसको हम दूरबीन बोलते हैं, दूरबीन 2 किस्म के होते हैं न्यूरोसर्जरी में, एक होता है माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है एंडोस्कोप। माइक्रोस्कोप कुछ हद तक पहुंच पाते हैं, एंडोस्कोप दिमाग के हर गहराई तक पहुंच पाते हैं। एंडोस्कोप के ज़रिए हम उस ट्यूमर को निकाल सकते हैं, और ट्यूमर निकालने के बाद अगर उस ट्यूमर का हमें तुरंत पता लग जाए कि उसके कोई मैलिग्नेंसी है या नहीं है, उसके रेडिएशंस का देने का संभावना ही तुरंत हम वहीं पे रेडिएशन दे सकते हैं, ताकि जो आजकल मेजॉरिटी सेंटर्स में क्या होते हैं, हमें बायोप्सी रिपोर्ट्स के लिए 7 से 10 दिन वेट करना पड़ता है। बायोप्सी रिपोर्ट्स आने के बाद फिर पेशेंट्स को रेडिएशन देने के लिए डिसाइड करना होता है, फिर रेडिएशन सेंटर्स ढूंढना होता है। इसमें लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीना लग जाता है। उसी दौरान ट्यूमर का दोबारा रेप्लिकेशंस हो सकता है और ट्यूमर जल्दी आ सकते हैं। इसीलिए आजकल जो स्टैंडर्ड्स, जो गाइडलाइंस आने वाले हैं कई सालों में, कि आपको ट्यूमर जैसे ही पकड़ में आया तुरंत उसका इलाज करे, और तुरंत उसमें रेडिएशन देना है तो तुरंत दे दे। जी, मरीज़ और उसके परिजनों के लिए क्या सलाह देते हैं आप कि क्या किस तरह से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, मरीज और इनके परिजनों के लिए हमारा कोशिश ये रहता है कि उनको कोई लकवा ना आए। वो मरीज बिल्कुल जिसको नॉर्मल, सर्जरी हो चुकी है, हाँ जी, जो बिल्कुल नॉर्मल रहें, और जिनका सिर्फ स्कैन होता रहे। और स्कैन के ज़रिए आजकल स्कैन में भी इतना एडवांसमेंट आ गया है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैक्टोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल एमआरआई। मरीज़ को बेहोश किए बगैर हम एसेस कर पाते हैं कि कौन कौन सा दिमाग का हिस्से में वो ट्यूमर फैला हुआ है। और उसके बाद हम मरीज को खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, और मरीज को फिजियोथेरेपी, अगर कुछ छोटा मोटा लकवा हो तो उसके फिजियोथेरेपी के जरिए मरीज की इम्प्रूव करने का ज़रूरत होता है। और सर्जरी, जहाँ पे घाव है, वो घाव भरने तक हमें वेट करना होता है, और उसके बाद रेडिएशंस का इलाज चालू होता है। और कई बार एक ही साथ में कीमोथेरेपी भी बोला जाता है, जो हम कैप्सूल से इलाज करते हैं, उसके लिए कोई इंजेक्शंस का ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर मिथुन, एक मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, वो ये कि दिमाग की कोशिकाओं के बारे में कहा जाता है कि इसमें प्लास्टिसिटी का एक गुण होता है। ये क्या है? क्या ये बहुत ही विलक्षण गुण है और दिमाग इस तरह से अपने आप को ठीक करता है और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाता है? बिल्कुल, प्लास्टिसिटी ऐसा एक चीज़ है जो दिमाग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। दिमाग की अंदर का जो कोशें हैं, जहाँ पे ये नर्व फैला हुआ है, अगर वहाँ पे कोई अंतर आता है या वो कोई तरीके से दब रहा है बहुत लंबे समय तक, तो वहाँ पे जो फंक्शंस है, वो फंक्शंस दूसरे तरफ तक शिफ्ट हो जाते हैं। यानी पड़ोस की जो कोशिका है वो सीखने लग जाती है, वो काम। बिल्कुल बिल्कुल, जी, ट्रेनिंग ले लेती है। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त बात है ये। हाँ, लचीलापन है हमारे दिमाग में, ऐसा नहीं कोई एक हिस्सा काम कर रहा है तो दूसरा बिल्कुल उससे अछूता रहेगा। दूसरा, अगर किसी को जरूरत पड़ जाती है तो पड़ोसी धर्म निभाते हुए वो काम करना शुरू कर देता है। तो डॉक्टर मितुंदु, जाते जाते ये कहेंगे कि फिट उदयपुर में हमारे जो लिसनर सुन रहे हैं, वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपने मन को, मस्तिष्क को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं ताकि इस विलक्षण अंग को हम लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रख सकें? पहला चीज़ है, मन को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छे जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करना है। जैसे अल्कोहल है, जैसे स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ दिमाग में असर करते हैं, स्पाइन में असर करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में असर करते हैं। उसके बाद खान पान का ध्यान रखें। उसके बाद मन को ठीक रखने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई का ज़रूरत होता है। ऐसे देखा गया है कई सारे स्टडीज़ में, जो लोग बहुत सारे किताबें पढ़ते हैं उनका मेमोरी लैप्स बहुत लंबे समय तक नहीं होते हैं, मेमोरी बहुत तगड़ा रहता है। दूसरी बात है, कुछ सिम्टम्स का अपने आप में ख्याल रखिएगा। अगर बहुत लंबे समय तक सर दर्द हो रहा है, जो सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, अगर देखने में कोई दिक्कत हो रहा है और सुनने में कोई दिक्कत हो रहा है, अगर बैलेंस मेंटेन करने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो अपने न्यूरोसर्जन से संपर्क कीजिए, उनको दिखाइए। कुछ ऐसी जांचें आपको एक सर्टेन एज के बाद करवा लेनी चाहिए, सजेस्ट करते हैं? हाँ, अगर पेशेंट या कोई भी मरीज या कोई भी आदमी को अगर लगातार हेडेक हो रहा है तो एक सीटी स्कैन करके देख लेना जरूरी होता है। कई बार सीटी स्कैन में कुछ पकड़ में नहीं आया तो एमआरआई करने का ज़रूरत हो सकता है। अगर देखने में दिक्कत होता है तो आँखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वहाँ पे भी खूब सारे एडवांसमेंट आ चुके हैं। अब हम आँखों के ज़रिए दिमाग तक झांक सकते हैं। अगर दिमाग में कुछ प्रेशर्स है और कोई आँखों का नर्व में कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्वस्थ रहने के लिए अपने विजन जो है, आप जो देखते हैं उसका ख्याल रखें।
अपने जो बैलेंस सिस्टम है आप कैसे बैलेंस कर रहे हो उसका ख्याल रखें, आपको सर दर्द हो रहा है कि नहीं उसका ख्याल रखें, और बाकी लाइफस्टाइल्स मैनेज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल फिट रहेंगे, आपको डॉक्टर के पास आने की जीवन जरूरत नहीं शैली है। आपको स्वस्थ रखनी है, सरल रखनी है, सहज रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमितेंदु शेखर, वरिष्ठ न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन उदयपुर। बहुत धन्यवाद आपका